हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन क्लास 10 का एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, साइंस का। चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर का नाम है विद्युत। विद्युत धारा के बारे में आज अपन इसको कंप्लीट जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक अपन इसको पढ़ेंगे। तो आइए विद्युत धारा के बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे अपन विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते किसे हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा को वैसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत धारा कहते किसे? देखो, विद्युत धारा किसमें बहती है? चालक तार में बहती है। धातुओं के तार में विद्युत धारा बहती। तो किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो देखो, विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो, किसके प्रवाह की दर है? आवेशों के प्रवाह की दर को अपन क्या करें? विद्युत धारा करें। इसका मतलब हुआ कि विद्युत धारा का सूत्र हो जाएगा विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा आवेश बटा समय। आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक सूत्र हो गया आपके पास। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश बटा समय विद्युत धारा का क्या हो गया? सूत्र। अब देखो, यदि चालक तार के किसी बिंदु से T समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो आवेश कितना होगा? देखो, T समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, मान लो किसी समय 1 सेकंड में एक बिंदु से 1 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे। अगर 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे। अगर 1 सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे। अगर 1 सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे। और अगर 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से 1 सेकंड में मतलब T समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? n। तो बताओ आवेश कितना हो जाएगा? n, अर्थात Q का मान हो जाएगा n e। अब देखो, ये क्यों बराबर n e आप यहां रख सकते हैं। तो देखो, अतः विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा Q अपॉन T है। तो Q का मान तो गया n e और बटे में T। एक और फॉर्मूला आपके पास तैयार हो जाता है, ये n e अपॉन T। देखो, आपको वहां पूछा जाएगा कि किसी विद्युत परिपथ में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, 10 कूलाम आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो 10/2 बराबर 5 एम्पीयर आ जाएगा। तब इसका उपयोग करना है। और अगर यदि आपसे यूं कहा जाता है कि किसी समय, मतलब समय का दे देगा 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड समय दे देगा कि किसी समय या T समय पर n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो फिर आपको T का मान और n का मान याद रखना है और E का मान रखना है। तो E पर आवेश, E क्या है यहाँ पर? E पर आवेश कितना होता है? देखो, यहाँ जहां E इलेक्ट्रॉन है, E कौन है? इलेक्ट्रॉन है। E इलेक्ट्रॉन है जिस पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। ये ऋण आवेश होता है। कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है। तो देखो, मैं यहाँ नोट डाल के लिख देता हूँ दो बातें। एक इलेक्ट्रॉन में आवेश
तो कितने होंगे, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और अगर अपन प्रोटॉन की बात करें, एक प्रोटॉन में आवेश तो +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। अब देखो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो एक और नोट डाल के लिखते हैं। एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए, एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए लगभग 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। तो देखो एक कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए लगभग 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तभी तो झटका लगता है। देखो 6 इंटू 10 की पावर 18 का मतलब है 6 इंटू 18 जीरो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 3 36 18 इतने इलेक्ट्रॉन। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, पद्म, शंख, मतलब लगभग 60 शंख के आसपास आएगा ये। तो देखो ये इतना सारा है, 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इतना सारे इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में प्रवाहित होते हैं एक बिंदु से, तब जाके एक कूलम आवेश क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये मैंने विद्युत धारा के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसको आगे देखते हैं, इसका मात्रा के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, मैं ऊपर से मिटाता हूँ और विद्युत धारा के मात्रा के बारे में बात करते हैं। देखो विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक कैसे लिखें। देखो विद्युत धारा का सूत्र क्या बताया मैंने अभी, विद्युत धारा I बराबर Q/T। देखो यहाँ क्यों क्या है, कूलम है, क्यों क्या है, आवेश है। तो देखो आवेश क्यों का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलम, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में समय का मात्रक होता है सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, जिसको अपन SEC सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक, देखो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, क्यों का क्या है, कूलम है, कूलम, और T का क्या है, मात्रक सेकंड है, तो कूलम पर सेकंड, और इस कूलम पर सेकंड को ही कहते हैं एम्पियर। देखो एक वैज्ञानिक है मेरी आंद्रे एम्पियर, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है एम्पियर। तो बताओ विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, विद्युत धारा का SI मात्रक, SI का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मात्रक, जहां सब जगह यही काम लिया जाता है। SI मात्रक हो जाएगा एम्पियर होता है, ये विद्युत धारा का मात्रक। इसके बाद में अपन बात करते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा की। देखो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो देखो 1 एम्पियर को कैसे परिभाषित करेंगे, आराम से हो जाएगा। किसकी बात करें अपन, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर को कैसे परिभाषित करेंगे, देखो 1 एम्पियर,
तो देखो मात्रा क्या है विद्युत धारा का, एम्पियर है। इसका मतलब आवेश और समय की बात हो रही। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर 1 कूलाम आवेश रख दूं और 1 सेकंड में प्रवाहित कर दूं तो 1/1 एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब देखो यहाँ विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा Q/T। अब देखो यहाँ यदि Q बराबर 1 कूलाम व T बराबर 1 सेकंड हो तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। अब देखो 1/1 तो 1 ही आएगा और कूलाम बटा सेकंड क्या हो जाएगा, एम्पियर। अर्थात इसकी परिभाषा मैं यहां लिख देता हूं। अर्थात किसी विद्युत परिपथ से से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, किसी विद्युत परिपथ से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर होगा। इस प्रकार से आप 1 एम्पियर को क्या कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो। कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो देखो क्या क्या पढ़ा, विद्युत धारा का मात्रा क्या हो गया Q/T, और विद्युत धारा का जो सूत्र है Q/T, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है और विद्युत धारा का मात्रक कूलाम बटा सेकंड अर्थात एम्पियर हो जाएगा। ऐसा है मात्रक। 1 एम्पियर को कैसे परिभाषित करेंगे, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 सेकंड का समय लगता है, 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगता है, तो फिर विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। अर्थात इसको अपन हिंदी में यहाँ लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। आइए इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। अब देखो अपन बात करेंगे विद्युत धारा की दिशा की। विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, किसकी बात करते हैं, विद्युत धारा की दिशा। हेडिंग डाल लेते हैं, विद्युत धारा की दिशा। देखो मैं यहां एक परिपथ बनाता हूं, ये प्लस माइनस, यहां कुंजी ले लेते हैं के, और यहां एक बल्ब बना देते हैं और इस प्रकार से मैंने एक परिपथ बना दिया, ये प्लस और माइनस। देखो जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वो तो होता है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर। ये कुंजी है, ये बैटरी है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो होता है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, अर्थात इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाहित होंगे, इधर प्रवाहित होंगे। और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होगा, यूं होगा, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, प्रवाह होगा। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, विद्युत धारा क्या प्रवाह होता है। तो देखो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, तो फिर विद्युत धारा की दिशा किधर हो जाएगी, इधर आए। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, ये विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा को बता रहा है। आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। चलो आगे, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण टर्मिनल से
धन टर्मिनल की ओर होता है, धन टर्मिनल की ओर होता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है, की ओर होता है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। देखो क्या देखा आपने, विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो ऋण टर्मिनल से, ध्यान रखने का, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर होता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह होता है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसके विपरीत दिशा में क्या होगी, धारा का प्रवाह होगा। अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। ये विद्युत धारा से संबंधित पूरा इंट्रोडक्शन है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे विभवांतर की। किसकी बात करें, विभवांतर और विभव की। तो देखो बात करते हैं विभवांतर और विभव। तो सबसे पहले अपन विभवांतर की बात करेंगे, विभवांतर और विभव में। विभवांतर, तो विभवांतर किसे कहते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं पर, मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर क्या होता है, देखो जब तक दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर, विभवों का अंतर उत्पन्न नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने के लिए, आवेशों का प्रवाह होने के लिए, आवेश तभी प्रवाहित होते हैं जब दो बिंदुओं के बीच में क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, विभव का दाब उत्पन्न होगा, विभव में अंतर उत्पन्न होगा, तब जाके क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह में विभवांतर क्या रखता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो आप, मैं विभवांतर की परिभाषा लिखता हूं। विभवांतर किसे कहते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता। देखो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर उत्पन्न कैसे होता होगा, जैसे मान लो अपन एक सेल का उदाहरण लेते हैं, तो सेल में कार्बनिक पदार्थ भरा होता है और वो कार्बनिक पदार्थ जब अपन उसको किसी चीज विद्युत उपकरण में नहीं डालते हैं तब भी उसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है, और उस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एक बिंदु पर और दूसरे एक बिंदु पर धन टर्मिनल बन जाता है, एक बिंदु पर ऋण टर्मिनल बनता है, और उन दोनों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उनमें क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, और विभवांतर उत्पन्न होने के कारण ही इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, प्रवाह होता है। अगर दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य हो जाता है तो फिर उस तार में, उस चालक तार में किसी भी कंडीशन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए विभवांतर का उत्पन्न होना क्या है, जरूरी है। तो देखिए आप, विभवांतर किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। जैसे इसका सूत्र बना लेते हैं, मान लेते हैं अपन कि एक माना ए बिंदु पर
विद्युत विभव VA व दूसरे बिंदु B पर विद्युत विभव VB है, तो विभवांतर बराबर आ जाएगा VA माइनस VB। दो विभवों का अंतर, दो बिंदुओं पर विद्युत विभव का अंतर आ जाएगा। किया गया कार्य मतलब कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश और क्यों, ये विद्युत विभव का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा होगा आपको। इसको मिटा देता हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं। अब आगे, अब इसका मात्रक निकालते हैं, विभवांतर का मात्रक। देखो विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक, तो बताओ विभवांतर बराबर क्या हो गया, W/Q। यहां कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और आवेश का मात्रक तो मैं पहले बता ही चुका, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो जूल को J से लिखते हैं, कूलाम को C से लिखते हैं। तो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा W/Q, मतलब जूल बटा कूलाम, अर्थात जूल पर कूलाम। इसका मतलब इसको अपन यूं लिख सकते हैं, जूल बटा कूलाम को लिखा जाता है ओल्ट, अर्थात विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, ओल्ट। ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, ओल्ट हो गया। ये उतार लिया होगा आपने। विभवांतर का SI मात्रक, विभवांतर का SI मात्रक होता है ओल्ट होता है। ठीक है, इसका एक नोट डाल के लिख देता हूं मैं यहाँ, जो बात मैंने बताई थी। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं 1 वोल्ट की। देखो 1 वोल्ट, जिस प्रकार से अपन ने 1 एम्पीयर को परिभाषित किया था ना अभी, 1 वोल्ट 1 एम्पीयर को कैसे परिभाषित किया था, वहां था विद्युत धारा बराबर, वहां क्या था, विद्युत धारा बराबर Q/T था, तो 1 कूलाम का। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगता है, तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पीयर होगा। ऐसा अपन ने वहां पर अभी करा था थोड़ी देर पहले। इसी प्रकार से अपन इसको परिभाषित करेंगे 1 वोल्ट को। तो देखो एक क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूं मैं, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित करेंगे। देखो 1 वोल्ट को परिभाषित करने के लिए आप सूत्र लिख दीजिए विभवांतर का, विभवांतर VA माइनस VB बराबर W/Q। देखो यदि कार्य W बराबर 1 जूल व आवेश Q बराबर 1 कूलाम हो, तो विभवांतर
बराबर आ जाएगा 1 जूल बटा 1 कूलम। अब देखो एक में एक का भाग देंगे तो एक ही आएगा, और जूल बटा कूलम क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। अर्थात अपन इसको परिभाषित यूं कर सकते हैं, अर्थात देखो देखो किसी विद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। तो देखो लिखता हूं मैं यहाँ पे, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट। ये आपका विभवांतर भी कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको उतार सकते हैं, और अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा। आज मैं आपको ओम के नियम तक पढ़ाऊंगा इसको कंप्लीट, देखो, और आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत परिपथ में जो उपकरण काम आते हैं उनके संकेत पूछे जाते हैं 1 नंबर में, 10th क्लास में उनके संकेत पूछे जाते हैं, तो उनके संकेतों को देखते हैं अपन। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त उपकरणों के संकेत। तो देखो अलग अलग प्रकार के संकेत काम में लिए जाते हैं। जैसे पहला संकेत है बैटरी बी, तो बैटरी का संकेत है इस प्रकार से प्लस और माइनस। दूसरा है सेल, तो सेल में क्या किया जाता है, एक से अधिक बैटरी जोड़ दी जाती है, इसको भी बी से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे इस प्रकार से प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा है कुंजी, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुंजी 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। पहली तो इस प्रकार से, ये भी कुंजी है लेकिन एक खुली है, खुला, और एक इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बंद है। देखो यहाँ खुला का मतलब है कि करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, और यहाँ बंद का मतलब है कि करंट प्रवाहित हो रहा है। फिर अगला है आर्मीटर। देखो आर्मीटर क्या है, मैंने वहां नहीं लिखा है, मैं यहाँ भी लिखा दूंगा। आर्मीटर क्या है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। आर्मीटर क्या है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, जिसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस और माइनस। फिर 5वां है वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर को भी मैं नोट लगा के लिखा दूंगा। वोल्टमीटर क्या है, एक ऐसा उपकरण है जो विभवांतर को मापने का कार्य करता है, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापता है। तो वोल्टमीटर को इस प्रकार से लिखा जाता है प्लस और माइनस। फिर छठा है प्रतिरोध। प्रतिरोध को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है R। और 7वां है धारा नियंत्रक। और धारा नियंत्रक को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है
इस प्रकार से, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से धारा नियंत्रक RH। फिर इसके बाद में 8वां बल्ब। बल्ब को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये कुछ सिंबल थे जो आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इन दोनों के बारे में, वोल्टमीटर और इसके बारे में नोट लगा के। देखो अमीटर, अमीटर क्या है? एक विद्युत उपकरण है, एक विद्युत उपकरण है जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वंश वो आवाज कम कर बेटा। जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? विद्युत धारा का मापन किया जाता है, और इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद में मैं उपकरणों के बारे में बताऊंगा, जब बताऊंगा आपको। फिर एक है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है? यह भी एक विद्युत उपकरण है, यह भी एक विद्युत उपकरण है जिसके द्वारा विभवांतर का मापन किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में, कौन से क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है। अब इन उपकरणों को किस प्रकार से, देखो ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब इन उपकरणों को किस प्रकार से अपन संयोजित करते हैं, तो उपकरणों को संयोजित करना अपन सीखते हैं। देखो वहां पे आपको 2 या 3 उपकरण कर दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि इनको परिपथ के रूप में संयोजित कीजिए। लिख लिया होगा आपने, मिटा देता हूं। देखो विद्युत उपकरणों को संयोजित करना, देखो विद्युत उपकरणों को किस प्रकार से संयोजित करेंगे, मैं 3 प्रकार से बताता हूं आपको। पहला, आपको मान लो दे दिया, यदि आपको बैटरी, तार, कुंजी के और बल्ब दिया है, यदि बैटरी, तार, कुंजी और बल्ब दिया है तो इन्हें विद्युत परिपथ के रूप में संयोजित करें। तो देखो कैसे करोगे आप इसको संयोजित, बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, यहां पे कुंजी बना दो, फिर यहां पर बैटरी बना दो। बैटरी बनाने के बाद में देखो ये तार तो अपन काम में ले रहे, कुंजी बन गई, बैटरी ये बन गई, और अब बचा बल्ब। तो इस बल्ब को इस प्रकार से यहां पर बना दो, ये संयोजित होगा। फिर इसके बाद में अगर मान लो आपको दे दिया जाए, क्या दे रखा है, बैटरी तो देना ही पड़ेगा, तार भी देना ही पड़ेगा, कुंजी भी होगी इसे, और इसके साथ में आपको दे रखा है बल्ब व अमीटर। अब इस बार क्या दे दिया, अमीटर दे दिया, को परिपथ के रूप में संयोजित करें।
तो कैसे संयोजित करोगे, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले कुंजी बना देंगे, ध्यान दिया है। इसके बाद में बैटरी बना देंगे, ये बैटरी प्लस और माइनस। इसके बाद में अपन अमीटर लगा देते हैं। अमीटर श्रेणी क्रम में लगता है, तो अमीटर लगा दिया। और अमीटर लगाने के बाद में अपन बल्ब लगा देते हैं। तो देखो ये तो है बल्ब, ये कुंजी भी लिख ही दिया। ये क्या है, यहाँ बल्ब है, और ये क्या है, अमीटर, प्लस और माइनस। इस प्रकार से आप संयोजित कर सकते हैं। फिर तीसरा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं तीसरा। तीसरी बार आपको दे दिया, मान लो एक तो दे दी बैटरी बी, एक दे दिया तार, तो देना ही पड़ेगा उनको, तार दे दिया। फिर आपको दे दी कुंजी, और इस बार बल्ब नहीं दिया, और धारा दिया, वो दे दिया, क्या नाम है, प्रतिरोध तार, प्रतिरोध तार दे दिया आर, और अमीटर भी दे दिया, और अमीटर और ओल्ड मीटर भी दे दिया, और ओल्ड मीटर, अब सारे दे दिए, ओल्ड मीटर भी दे दिया। को परिपथ के रूप में संयोजित करें, संयोजित करें। देखो हाँ, तो है ना, सुनना कैसे करेंगे संयोजित। सबसे पहले अपन एक तार लेते हैं और इसको कुंजी के रूप में बदल देंगे, फिर इसको बैटरी के रूप में बदल देंगे, प्लस और माइनस। फिर यहाँ पे लगा देंगे अपन वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है, सॉरी अमीटर, अमीटर, और अमीटर के बाद में अमीटर के बाद में प्रतिरोध। अब देखो ये लगा दिया अपन ने प्रतिरोध इस प्रकार से, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब देखो जो वोल्ट मीटर लगता है वो दो बिंदुओं के बीच में लगेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच में क्या करता है, विभवांतर को मापता है। तो वोल्ट मीटर को दो बिंदुओं के बीच में लगा दो, प्रतिरोध तार के इधर और इधर, और समांतर क्रम में लगता है, इसको बोलते हैं समांतर क्रम, प्लस और माइनस, ये समांतर क्रम में लगेगा। इस प्रकार से आप उपकरणों को संयोजित कर सकते हैं। ये मैंने आपको कंप्लीट विद्युत धारा के बारे में यहाँ तक का जो सफर है वो कंप्लीट कर दिया। अब अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओम का नियम। तो ओम का नियम पढ़ते हैं अपन। देखो ओम का नियम समझाता हूँ। ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, ओम का नियम। ओम के नियम को मैं पहले आपको समझाता हूँ बड़े तरीके से। जैसे मान लो ओम के नियम के अपने लिए अपने एक चित्र बनाते हैं। यहाँ ले लेते हैं कुंजी, यहाँ बैटरी लगा देते हैं, और यहाँ धारा नियंत्रक है, सॉरी प्रतिरोध तार लगा देते हैं, और ये हो गया कुंजी के, हो गया प्लस माइनस बैटरी, ये हो गया आर। इसके बाद में यहाँ में धारा नियंत्रक लगा देता हूँ इस प्रकार से। अब क्या रह गया, अमीटर रह गया, तो यहाँ अमीटर यहाँ लगा देता हूँ, तो अमीटर प्लस और माइनस ये अमीटर, और वोल्ट मीटर प्रतिरोध तार के समांतर क्रम में लगेगा इसे वोल्ट मीटर, प्लस और माइनस।
अब देखो धारा इधर से प्लस से माइनस पे हो रही है, प्रवाहित हो जाएगी। अब देखो क्या होता है, ओम नामक एक वैज्ञानिक है, उसने क्या करा, बटन होता है वो पंखे को घुमाने का, कंट्रोलर, जिससे अपन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पिलाते हैं और पंखा तेज और कम हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड कम हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। और ये वही धारा नियंत्रक है। इसकी डिजाइन अलग होती है, आजकल तो अलग अलग नए नए डिजाइन में आने लगे। तो ये धारा नियंत्रक है। इस धारा नियंत्रक के द्वारा उस ओम ने क्या किया, एक अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित करके और एक टेबल बनाए। तो देखो कैसे टेबल बनाए, अलग अलग मान की विद्युत धारा, तो यहाँ ले लेते हैं आई और यहाँ ले लेते हैं वी और यहाँ ले लेते हैं क्रम संख्या। देखो उन्होंने क्या करा, सर्वप्रथम मान लो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी और यहाँ पे एक सिस्टम होता है यूं घुमाने का। तो धारा नियंत्रक के द्वारा धारा को 5 एम्पियर पर लाया और किसके द्वारा पढ़ा, अमीटर के द्वारा पढ़ा। किसके द्वारा पढ़ा, अमीटर के द्वारा। और अमीटर के द्वारा पढ़कर 5 एम्पियर ले ली, फिक्स कर ली। और 5 एम्पियर करने के बाद में उन्होंने ओल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट किया। मान लो ओल्ट मीटर का पाठ्यांक आया 10 ओल्ट। फिर अगली बार उन्होंने जो दूसरा परीक्षण लिया तो उन्होंने पाठ्यांक विद्युत धारा के जो प्रवाह है उसको डबल कर दिया। मान लो कितना एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर हो गया। तो इधर ओल्ट मीटर भी जो क्या नाम है, ओल्ट मीटर का जो पाठ्यांक विभवांतर वो भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक बार उन्होंने 15 लिया तो इधर हो जाएगा 30 वोल्ट। इसी प्रकार से एक बार उन्होंने 20 लिया तो इधर हो जाएगा 40 वोल्ट। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग प्रकार के क्या लिए, पाठ्यांक लिए। और पाठ्यांक लेने के बाद में उन्होंने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ इस प्रकार से उन्होंने बनाया, विभवांतर और यहाँ ओ मान लेते हैं केंद्र, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, इधर तो आई और इधर वी ले। और उन्होंने ग्राफ बनाया। तो उन्होंने जब ग्राफ बनाया, इसे 5 10 15 लेंगे तो उन्होंने एक सीधी रेखा प्राप्त की। जैसे मान लो यहाँ ले लेते हैं 5, यहाँ ले लेते हैं 10, वो विभवांतर है ना, तो इधर आ जाएगा 10 20 30 40 50 और इधर आ जाएगा 5 10 15 20 25। इस प्रकार से उसको क्या प्राप्त हुई, एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। और इस सीधी रेखा से उसने पता लगाया कि जो किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखो यहाँ देखो, जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ रही है उसी अनुपात में क्या बढ़ रहा है, विभवांतर भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब किसी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर किसके समानुपाती हो गया, विद्युत धारा के समानुपाती हो गया। और इसी को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो देखो मैं इसको यहाँ समझाता हूँ, वो लिखता हूँ कंप्लीट, ओम का नियम। देखो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारावाही चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या है, क्या नियम है, देखो अपन ने पूरा प्रयोग किया है कि एक अलग अलग मान की विद्युत धारा रखी और विद्युत धारा का मान के जब उन्होंने टेबल बनाए तो उन्होंने पाया कि जिस प्रकार से जिस अनुपात में विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है उसी अनुपात में विभवांतर का मान बढ़ रहा है। फिर उन्होंने धारा को घटा कर भी देखा, तो जब धारा को घटा कर देखा तो भी उन्होंने पाया कि जिस अनुपात में विद्युत धारा का मान घट रहा है उसी अनुपात में क्या घट रहा है, विभवांतर का मान भी घट रहा है। तो उन्होंने पाया कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात अपन यहां मान ले, माना उत्पन्न विभवांतर V व प्रवाहित विद्युत धारा
आई हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर V इज प्रोपोर्शनल टू होगा I, V किसके प्रोपोर्शनल होगा I के, और जब अपन इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो V बराबर आ जाएगा IR, जहां R एक नियतांक है, नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोध के मात्रक की, प्रतिरोध का मात्रक। देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, बहुत आसान है। प्रतिरोध का मात्रक V बराबर क्या हो गया IR। देखो V का मात्रक अपन पहले पढ़ चुके हैं और I का मात्रक अपन पहले पढ़ चुके हैं एम्पियर। अब अपन को चाहिए R का, R मतलब प्रतिरोध। तो R का मान निकालने के लिए V का भाग देना पड़ेगा, इसका मतलब R बराबर आ जाएगा V बटा I। देखो यहां V का, V मतलब विभवांतर, विभवांतर का मात्रक और विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या है एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या आ जाएगा एम्पियर। तो R बराबर तो प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या आ जाएगा वोल्ट बटा एम्पियर, और इस वोल्ट बटा एम्पियर को कहते हैं ओम, और ओम को इस प्रकार से लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया ओम हो गया। अब इसमें जगह बची नहीं है, आप लोग इसको कंप्लीट उतार लें। आप इसको यूं ही उतारना, इनको तो अपन क्या है प्रायोगिक सत्यापन करेंगे ना तब उतारेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप देखो इसको पहले जब भी नोट्स बनाओ तो इसको ओम का नियम डाल के इसको यूं उतार के, फिर इसके बाद में इनको इन तीनों चित्रकों को, इन तीनों को तो अपन कब काम में लेंगे जब ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करेंगे, वहां पे इसको काम में लेंगे, अभी करेंगे। अब अपन बात करते हैं इसकी लाइन लिख देता हूं मैं ऊपर। यहां से ओम आ गया तो स्टार लगा के लिख देते हैं। क्या लिखेंगे प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम होता है। अब बताओ अब तक अपन दो परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, एक तो एक एम्पियर की, दूसरी एक वोल्ट की। अब तीसरी परिभाषा अपन पढ़ेंगे कौन सी वाली एक ओम की। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं एक ओम को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूं मैं। एक ओम को परिभाषित कीजिए, एक ओम को परिभाषित कीजिए। तो एक ओम को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, देखो आप आराम से, बहुत इत्मीनान से हो जाएगा। देखो V बराबर क्या होता है IR, तो यहां करते हैं अपन ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR, तो R बराबर हो जाएगा V बटा I। अर्थात यदि V का मान और I का मान एक एक हो जाए तो एक बटा एक बराबर एक ही आएगा, तो एक ओम आ जाएगा। तो V बराबर मैं एक वोल्ट ले लूं तथा I बराबर में एक एम्पियर ले लूं, एम्पियर ले लूं तो R बराबर आ जाएगा एक वोल्ट बटा एक एम्पियर, एक एम्पियर। तो आ जाओ तो क्या आ जाएगा एक एम्पियर आ जाएगा, एक एम्पियर। अर्थात इसको परिभाषित कर सकते हैं अपन, कैसे परिभाषित करेंगे देखो आसानी से। यदि किसी विद्युत परिपथ में
उत्पन्न विभवांतर देश देश में चांदी भरणी रेत रेत में मोती निपजे हो। उत्पन्न विभवांतर एक वोल्ट व प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम होगा। ये 1 ओम की परिभाषा कंप्लीट है। अब अपन यहाँ पर बहुत ही बारीकी की चीजें, दो चीजें बहुत जो बारीकी की है उसको अपन यहाँ पे समझेंगे और वह ओम के नियम से संबंधित है। देखो अपन एक एक्सपेरिमेंट की तरह यहाँ करते हैं। उतार लेने दो, उतार लेना। देखो 2 नोट लगा के लिखते हैं अपन यहाँ ओम के नियम के। पहला नोट है, देखो पहले यहां समझो V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब अगर मान लो मैं R को नियत कर दूं, R को क्या कर दूं, नियत फिक्स कर दूं, R का मान कभी चेंज नहीं होगा, तो V बटा I बराबर R होगा, सॉरी V बटा R बराबर I होगा। देश देश में चांदी भरणी रेत रेत V बटा R होगा। V बटा R बराबर क्या होगा, I। अब देखो R तो फिक्स है, R तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब मैं V का मान चेंज करता जाऊं, V के मान को चेंज कर देता हूं। जैसे मान लो V का मान R तो मालूम मैंने 10 मान लिया और V का मान चेंज कर देता हूं। एक बार मालूम है 10 लूं, एक बार 20 लूं, एक बार 30 लूं, एक बार 40 लूं, तो 10 से ये कटेगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कटेगा। अर्थात ये किसका मान आया, I का मान। V बटा R है ना, तो R तो मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और V का मान में क्या करता जा रहा हूं, चेंज करता जा रहा हूं। तो जब मैंने 10 लिया तो I का मान 1 आया। जब मैंने V का मान बढ़ा दिया 10 तो 2 आया I का मान। V का मान और बढ़े दे तो 3, V का मान और बढ़े दे तो 4। ये क्या आया, विद्युत धारा का मान आया। इसका मतलब अगर मैं R को फिक्स कर दूं, नियत कर दूं और विभवांतर का मान बढ़ाऊं तो विद्युत धारा का मान भी क्या होगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा। और अगर इसी काम को मैं उल्टा कर दूं, इधर से चलो, अगर मैं पहले 40 लूं, फिर 30 लूं, फिर 20 लूं, फिर 10 लूं, तो फिर उसी अनुपात में क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब अगर मैं किसी परिपथ में प्रतिरोध को फिक्स कर दूं, प्रतिरोध को तो नियत कर दूं और विभवांतर को बढ़ाऊं या घटाऊं, तो विद्युत धारा का मान भी उसी तरीके से बढ़ेगा और घटेगा। तो देखो आप आसानी से समझ में आ जाएगा। नोट, पहला नोट है, यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R को नियत करके विभवांतर को बढ़ाया या घटाया जाए, बढ़ाया या घटाया जाए तो विद्युत धारा का मान भी क्रमशः बढ़ता या घटता है। समझ में आया? अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं ओम के नियम के साथ। उस तरह से V बराबर IR। अभी अपन ने नियत किसको रखा, R को। अब अपन नियत किसको कर देते हैं, V को नियत कर देते हैं। इसका मतलब V बटा R बराबर I आएगा। अब V फिक्स है,
V का मान क्या हो गया, फिक्स हो गया, मतलब V का मान अपन मान लेते हैं 10 मान लेते हैं और अब भाग देते हैं। मान लो एक बार मैंने भाग दिया, या फिर 20 मान लो, 20 मान लेते हैं। एक बार मैंने R का मान चेंज कर करके भाग गया, एक बार मैंने भाग दिया 2 का, एक बार मैंने भाग दिया 4 का, एक बार 5 का, एक बार 10 का भाग दिया। तो जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 10 बार जाएगा, जब मैं 4 का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, जब मैं 5 का भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, और जब मैं 10 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा। इसका मतलब देखो, जैसे जैसे R का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे I का मान घटता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन विभवांतर को नियत कर दें, फिक्स कर दें और R के मान को बढ़ाएं तो विभवांतर का मान, विद्युत धारा का मान क्या होगा, कम होगा। मारो देश देश में चांदी भर यदि किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर को नियत करके प्रतिरोध को बढ़ाया जाए तो विद्युत धारा का मान घटता है, विद्युत धारा का मान घटता है। और इसका उल्टा भी सत्य है। अर्थात विद्युत धारा का मान क्या होगा, विद्युत धारा का मान अगर बढ़ना है, मतलब प्रतिरोध का मान अगर घटता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, घटेगा। अब देखो यहां तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब अपन ओम के नियम का सत्यापन करने जा रहे हैं। ओम के नियम का क्या करेंगे, सत्यापन। तो ओम के नियम का सत्यापन करते हैं अपन। इसको मिटा देता हूं। देखो ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। अब ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो यहाँ चित्र में देखिए आप, सबसे पहले बैटरी, कुंजी, एमीटर, धारा नियंत्रक और प्रतिरोधता, इन तीनों को, इन सबको क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। तो देखो वहां चित्र लिखा हुआ है, चित्र बना हुआ है, तो मैं यहाँ लिखता हूं चित्रानुसार सर्वप्रथम कुंजी, बैटरी, प्रतिरोध तार, धारा नियंत्रक, वंश बेटा इसको बाहर लेके जा, धारा नियंत्रक, अमीटर, बेटा बाहर ले जाओ, आवाज आ रही है। देखो सर्वप्रथम कुंजी, बैटरी, प्रतिरोध तार, धारा नियंत्रक और अमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, इसके बाद देश देश में चांदी भरनी रेत, इसके बाद वोल्टमीटर को प्रतिरोध तार के समांतर क्रम में
संयोजित करते हैं, संयोजित करते हैं। देखो बैटरी, कुंजी, एमीटर, धारा नियंत्रक और प्रतिरोध तार, इन सबको तो अपन श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। देखो ये एक ही तार से जुड़े हुए हैं पूरे। और वोल्टमीटर को अपन प्रतिरोध तार के समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। समांतर क्रम में इसलिए संयोजित कर रहे हैं क्योंकि अपन को इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। अब देखो आप आगे, इसके बाद अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित करके, अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित करके, इसके बाद अलग अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित करके विभवांतर का पाठ्यांक सारणी में लिखते हैं। और ये वाली सारणी आपको यहां पे बनानी है। इसके बाद चित्रस्वरूप प्रतिबिंब बन जाएगा, सारणी में लिखते हैं। इसके बाद में अपन क्या करना है, इस सारणी का ग्राफ बनाना है। तो सारणी के पाठ्यांकों की सहायता से विभवांतर व विद्युत धारा I के मध्य एक आरेख खींचते हैं। अब बनाते हैं, लिख देते हैं, एक आरेख बनाते हैं। और ये आरेख अपन यहाँ बनाए रखा है, पहले से बना रखा है, पहले समझा देता मैंने। आरेख बनाते हैं इस प्रकार आरेख में एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो इस प्रकार आरेख में एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो जिससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है। देखो ये सीधी रेखा है ना, ये सीधी रेखा ये बता रही है, ये सीधी रेखा इस प्रकार आरेख में एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिससे सिद्ध होता है कि विभवांतर I के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्योंकि जिस प्रकार से विभवांतर बढ़ रहा है उसी प्रकार से I बढ़ रही है, या फिर यूं कहें जिस प्रकार से I बढ़ रही है उसी प्रकार से विभवांतर बढ़ रहा है। तो देखो इससे सिद्ध होता है कि विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और यही ओम का नियम है। ये आपका कंप्लीट ओम के नियम तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में दो चीजें बचती है आपके, एक तो जूल का नियम और एक श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, मतलब प्रतिरोधों का संयोजन। दो टॉपिक बच रहे हैं इस चैप्टर में। पहला तो जूल का नियम बच रहा है और दूसरा है प्रतिरोधों का संयोजन, जिसको अपन अगले वीडियो में कंप्लीटली इसी तरीके से समझेंगे। तो नमस्कार दोस्त, क्या नाम है, धन्यवाद। और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। समझ में आ गया होगा आपको।